जय हिंद साथियों, आशा करता हूं सभी लोग अपने समस्त परिवार के साथ एकदम मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। मित्र, मैं आज कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज में क्लास नंबर 23 लेकर के आया हूं और एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं जिस टॉपिक का नाम है भारत में कृषि। जो आपको थंबनेल पे दिखाई दे रहा है, भारत में कृषि, और इसकी संपूर्ण जानकारी, इससे संबंधित जो भी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो कृषि से हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। कौन सा राज्य किस फसल के उत्पादन में पहले स्थान पर है, कृषि का योगदान जीडीपी में कितना है, हरित क्रांति संबंधी जनक किसे कहा जाता है, कहाँ से शुरू हुई, वर्तमान में एमएसपी क्या है, इन सब के बारे में आप बेहतर तरह पढ़ेंगे। इस बात का दावा है कि मित्र आप ठीक तरीके से नोट्स बना लेते हैं और एग्जाम टाइम से पहले रिवीजन कर लेते हैं इन्हीं नोट्स का, तो आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर करके आ सकते हैं मित्र। लेकिन छोटी सी मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आपका ये बड़ा भाई इस प्लेटफॉर्म पर जो आपका एक परिवार है, ये आपका ही दिया हुआ परिवार है मित्र। आप जिसे इस परिवार को जितनी ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं उतनी ऊंचाई पर ले जा सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। आप मुझसे जुड़े रहेंगे, आप थोड़ा सा मेरा सहयोग करते रहेंगे, तो मैं आपके इसी परिवार के लिए आप जिस सब्जेक्ट का टीचर चाहें उस सब्जेक्ट का टीचर ला करके आपके सामने खड़ा कर सकता हूं। बस जुड़ने के लिए छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपसे कि सेशन पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी बजा के ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि मैं जो भी सेशन बनाऊं या जो आप डिमांड रखें जिस टीचर की, चाहे मैथ का हुआ, रीजनिंग का हुआ, इंग्लिश का हुआ, हिंदी का हुआ, सीडीपी का हुआ, किसी का भी आप टीचर चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आप कहेंगे तो मैं 100% लाने का प्रयास करूंगा। बस इतना सहयोग कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा के ऑल पे सेलेक्ट कर लें और इसे अपने ग्रुप में डाल दीजिए। एजुकेशन वाला ग्रुप है मित्र इस सेशन को, ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक ये सारे सेशन पहुंच सके मित्र। बगैर देरी के चलते हैं अपने सेशन की ओर। देखिए मित्र, मैं ऐसा टॉपिक पढ़ा रहा हूं जिस पर भारत का पूर्ण विकास, लगभग 50% विकास इस कृषि पर निर्भर है। आपको पता है वर्तमान समय में भारत की जितनी पॉपुलेशन है उसका लगभग 50% से अधिक पॉपुलेशन कृषि पर निर्भर है। तो कृषि का कितना बड़ा महत्व आप खुद जानते होंगे मित्र। तो आप लोग हेडिंग बनाइए कृषि मित्र, एग्रीकल्चर, कृषि मतलब एग्रीकल्चर बच्चों। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मैंने जस्ट आपके सामने एक बात बताई कि भारत की जितनी भी पॉपुलेशन है, यद्यपि दुनिया में भारत इस समय यूएनओ की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024 की रिपोर्ट के अनुसार देखा गया है कि भारत की पॉपुलेशन संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक है। लगभग 144 करोड़ जनसंख्या भारत की पहुंच चुकी है, जो दुनिया में एक समय ऐसा था कि जो चीन था वह जनसंख्या के मामले में टॉप पर था, लेकिन हमने उसे पीछे पछाड़ करके यह मुकाम, ये चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है बच्चों। तो हम लोग कह सकते हैं जो 144 करोड़ जनसंख्या है उसमें से लगभग 50% से अधिक जो जनसंख्या है मित्र, वो कृषि पर आधारित है, कृषि पर निर्भर है। कृषि पर बच्चों क्या है, निर्भर है। आप लोग याद रखना, पूछा जाए तो बता सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूं कि भारत की जो जीडीपी है, भारत की जो जीडीपी है, जीडीपी क्या है आप चिंता ना करें, मैं बता दूंगा। भारत की जो जीडीपी है उसमें जो कृषि का योगदान, किसका मित्र, कृषि का जो योगदान है, योगदान मतलब भागीदारी, पार्टनरशिप, वो लगभग मैं जानता हूं 17% से के समथिंग है बच्चों। कितना, 17% के समथिंग है। फैक्ट अच्छा है, आप लोग याद रख लेना। इसके साथ साथ आप देखेंगे
कि अपना जो कृषि सेक्टर है, जो कृषि है, कृषि प्राथमिक क्षेत्र का, किसका मित्र? प्राथमिक क्षेत्र का विषय है बच्चों। किसका? प्राथमिक क्षेत्र का विषय है, आप लोग याद रख सकते हो। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, तृतीय क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, तो चतुर्थ सेक्टर और है, उन सब के बारे में बेहतर तरह से बताऊंगा मित्र। यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो कृषि है मित्र, कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। भारत की लगभग 50% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। वह कृषि से अपना जीवन यापन चला रही है। भारत की इसे रीढ़ कह सकते हैं बच्चों, भारत की रीढ़ कह सकते हैं। अर्थात भारत की 50% जनसंख्या है, वह पूरी तरीके से इस पर निर्भर है। रोजगार के अवसर पर ले लीजिए, या खाद्यान्न के ऊपर पर ले लीजिए, या व्यापारिक दृष्टि से ले लीजिए, सारी प्रक्रिया आपकी कृषि से शुरू होती है। जीडीपी में 17% योगदान है। कृषि है मित्र, वो प्राथमिक क्षेत्र का विषय है। मैं जानता हूं इतनी बातें समझ में आ चुकी हैं, तो प्लीज सेशन को लाइक जरूर करें। अब आप डालिए फसलों के प्रकार। कृषि में क्या होती है? फसलें होती हैं बच्चों। क्या होती हैं? फसलें होती हैं। फसलों के प्रकार, ठीक है। आप लोग हेडिंग डालेंगे फसलों के प्रकार, और यहां से मित्र क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां से आपके प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। फसलें मोस्टली दो प्रकार की होती हैं। एक तो नगदी फसलें होती हैं, नगदी फसलें होती हैं जिन्हें हम लोग कैश हार्वेस्ट क्रॉप्स कहते हैं। और जो दूसरी फसलें होती हैं उन्हें खाद्यान्न फसलें कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं? खाद्यान्न फसलें कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, दूसरे प्रकार की फसलें हैं उन्हें खाद्यान्न फसलें कहते हैं, फूड क्रॉप कहा जाता है। आप इसी तरीके से नोट कर सकते हैं। अब अगर आप बात करें खाद्यान्न फसलों की, तो खाद्यान्न फसलों में कौन कौन सी फसलें शामिल की जा सकती हैं? आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कोई भाई? खाद्यान्न फसलों में कौन कौन सी फसलों को शामिल किया जाता है, आप मुझे बता सकते हैं? जैसे सॉरी, नकदी फसलों में बताइए। सबसे पहले नकदी फसलों को बताइए। अच्छा, जो नकदी फसलें होती हैं उन्हें बाजारी फसलें कहते हैं। बाजार की फसलें भी कहा जाता है बच्चों, इन्हें बाजार की फसलें कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इन्हें देखा जाए, पूछे जाते हैं बच्चों एग्जाम्पल कि नगदी फसल का निम्न में से कौन सा उदाहरण है, ठीक है, या निम्न में से कौन सी फसल नगदी फसल नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन आता है बच्चों। तो देखो, जो गन्ना है, गन्ना गन्ना कैसी फसल है बच्चों? तो नगदी फसल है। कैसी? नगदी फसल है, आप लोग याद रखना। और उसके बाद कपास है। कपास, कभी आपने देखा है कि लोग कपास को अपने घर में स्टोर कर रखते हैं, जीवन भर के लिए काम देगा? ऐसा कभी हुआ है? देखा हो शायद आपने, कभी नहीं देखा है। तो ये कैसी है? बाजार में ले जाकर बेचते हैं, जिससे अन्य वस्तुओं क्या होता है? उत्पादन होता है। चाय है, कॉफी है बच्चों, ये फसलें कैसी हैं? बाजारू फसलें हैं, नगदी फसलें हैं। तंबाकू है, तंबाकू है, ठीक है। रबड़ है। ये कैसी फसलें बच्चों? तो ध्यान रखिए, ये जो फसलें हैं, ये सारी फसलें कैसी हैं? तो बता सकते हैं कि ये फसलें आपकी नगदी फसलें आदि। इतने आप उदाहरण याद कर लेंगे तो यहीं से आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा भाई। ये आपकी नगदी फसलें हैं, जिनके माध्यम से जो जो किसान होते हैं, किसान भाई होते हैं, वह अपनी फसलों को काट करके बाजार में जा करके बेच देते हैं, ठीक है। दूसरे प्रकार की जो फसलें हैं उन्हें खाद्यान्न फसलें कहा जाता है। खाद्यान्न फसलों के तहत कौन कौन सी फसलें आती हैं? तो ध्यान रखिए, जैसे गेहूं आता है एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे गेहूं आता है मेरे भाई, गेहूं। चावल आता है, चावल, ये कैसी फसल है? चावल। तो उसके बाद दालें आती हैं, दालें, दालें से किसी प्रकार की दालें हुई, दालें आती हैं। उसके बाद मक्का है। अभी आप मुझसे ये मत पूछिए कि मक्का के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, कौन सा देश पहले स्थान पर है, वो मैं आगे इसी सेशन में बताऊंगा, परेशान ना हो भाई।
आलू है, आलू कैसी फसल है? खाद्यान्न फसल है बच्चों। ठीक है। सब्जियां हैं, क्या सब्जियां कैसी फसल हैं? तो बता सकते हैं ये खाद्यान्न फसलें हैं। मतलब इनको व्यक्ति खा कर मतलब पैदा करता है खेती में से, कृषि में से, और अपने घर में स्टोर भी कर सकता है और इन फ्यूचर के लिए। ठीक है। तो ऐसी फसलों को खाद्यान्न फसलें कहा जाता है। आशा करता हूं समझ में आ चुका होगा। तो चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह चीज़ें आपको सरल जरूर दिखाई दे रही हैं, लेकिन जब एग्जाम में आ जाती है ना, तो यही चीज़ लगती है कि इसमें कन्फ्यूजन होता है इन चीज़ों में। ठीक है। तो ठीक तरीके से इनको आप नोट कर सकते हैं। आगे जरा ध्यान दीजिए। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे, ऋतु के आधार पर फसलों के प्रकार। किसके? ऋतु के आधार पर। बच्चों में ऋतु ऐसे लिख देता हूं, ऋतु हालांकि दूसरे तरीके से लिखा जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं ऋतु ऐसे लिख देता हूं। किसी लड़की का नाम मत समझ लेना आप। ऋतु के आधार पर फसलों के प्रकार। किसके मित्र? फसलों के प्रकार। ऋतु के आधार पर फसलों के प्रकार। तो ऋतु के आधार पर ये मित्र फसलें तीन प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ऋतु के आधार पर जो फसलें हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, तो ध्यान रखना, ऋतु के आधार पर जो फसलें होती हैं मेरे दोस्त, वो तीन प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम जिस फसल की बात करेंगे उसे कह सकते हैं हम लोग खरीफ की फसल। खरीफ की फसल कौन सी मित्र? खरीफ की फसल। दूसरे नंबर पर होती है रबी की फसल। अभी तो आपको सेशन थोड़ा सरल सा लगेगा, लेकिन जब आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो इसी प्रक्रिया को आप देखना देखना ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आप कहेंगे हाँ सर वास्तविक। तीसरे नंबर पे होती है जायद की फसलें। जायद की फसलें। अब एक एक फसल के बारे में हम लोग बड़ा बारीकी से डिस्कशन करेंगे बच्चों। ठीक है। जो रबी की फसल, वो खरीफ की फसल होती है, इसको बच्चों ध्यान रखना चाहिए, इसे मानसूनी फसल भी कहा जाता है। कौन सी? मानसूनी फसल भी कहा जाता है, आप लोग याद रखें। और ये कब बोई जाती है? तो ध्यान रखना, यह जून जुलाई में बोई जाती है। इस बात को ध्यान रखना, जो खरीफ की फसल होती है वह कब बोई जाती है? जून और जुलाई में बोई जाती है। और काटी कब जाती है बच्चों? तो ध्यान रखना, यह सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। सितंबर और अक्टूबर में क्या कर लेते हैं? काट लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इन फसलों के उदाहरण कौन कौन से हैं? इन फसलों के उदाहरण कौन कौन से हैं? इनके एग्जाम्पल बच्चों। खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है? कोई भाई बता सकता है? कोई 5 उदाहरण देके बताइए। जब तक मैंने बता दिया कि खरीफ की फसल है, ये मानसूनी फसल है, मतलब वर्षा के टाइम बोई जाती है। जब वर्षा भारत में मानसून आ जाता है, दक्षिण पश्चिम से भारत में मानसून की एंट्री हो जाती है, उस समय इन फसलों की बुवाई की जाती है। और महीने की बात की जाए तो जून और जुलाई में ये फसलें बोई जाती हैं, और सितंबर अक्टूबर में ये फसलें, मोस्टली अक्टूबर के महीने में ये फसलें काट ली जाती हैं बच्चों। इनके एग्जाम्पल की बात की जाए तो आप बता सकते हैं, जैसे धान है, जिसे हम लोग चावल कहते हैं। मक्का है, मक्का बहुत करते हैं लोग, मक्का है। बाजरा है, हालांकि अब तो बाजरा 12 मासी हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। उसका कपास है, कपास। एक बार क्वेश्चन पूछा था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कपास कौन सी फसल है? ऋतु के अनुसार कौन सी फसल है? तो ध्यान रखना, खरीफ की फसल है। और एक बार पूछा गया क्वेश्चन था मूंगफली बच्चों, मूंगफली जाड़े में सभी लोग खाते होंगे, आप लोग भी खाते होंगे, मुझे पता है। और जूट है, जूट पूछा गया है, जूट भी पूछा गया है कि जूट कौन सी फसल है? जूट नहीं है बच्चों, जूट है ये, जूट। आप लोग लिख लीजिए जूट। ठीक है, जूट है। उसके बाद उर्द है। ये कैसी फसल है? उर्द की दाल आप लोग खाते होंगे ना, उर्द है।
उसके साथ साथ तंबाकू है मेरे मित्र, तंबाकू। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, कोई बता सकता है भाई? तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? उसके साथ साथ आप देखेंगे सोयाबीन है, सोयाबीन। सोयाबीन मेरे भाई याद रखिएगा कि यह आपकी खरीफ की फसल है। मध्य प्रदेश इसके उत्पादन में पहले स्थान पर है बच्चों। और मूंग है, उर्द, मूंग हुआ, मूंग, मूंग की दाल करते हैं ना, आदि ये फसलें हैं जो मैंने आपको नोट कराई हैं। ध्यान रखना मित्र, ये फसलें कैसी हैं? खरीफ की फसल हैं। देखिए एक बार पुनः, खरीफ की फसलें मानसूनी फसलें कहा जाता है। जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो इनमें मोस्टली धान है, मक्का है, बाजरा है, कपास, मूंग, जूट, उर्द, तंबाकू, सोयाबीन, मूंग आदि की फसलों को इसमें शामिल किया जाता है। यदि आप इतने ही याद कर लेते हैं तो मैं जानता हूं आपका काम चल जाएगा। अब हम लोग नजर डालते हैं मोस्टली आपकी रबी की फसलों पर। किस पर? रबी की फसलों पर। इन्हें शीत ऋतु की फसल कहा जाता है, शीत ऋतु की फसल कहा जाता है। आप लोग याद रखना, इन्हें शीत ऋतु की फसल कहा जाता है। कब बोई जाती हैं? तो ध्यान रखना, ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, अक्टूबर और नवंबर बोई जाती हैं। और काटी कब जाती हैं? तो ये फरवरी और मार्च में, फरवरी और मार्च में काट ली जाती भाई। फरवरी और मार्च में ये फसलें काट ली जाती हैं। इनके मित्र उदाहरण की बात की जाए तो इनके उदाहरण कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल कौन कौन से? तो एग्जाम्पल बताइए। जैसे गेहूं, कौन सा? गेहूं है। आलू है, कौन सा? गेहूं है, आलू है। उसके बाद जौ है, चना है, राई है, सरसों है। कौन सी? सरसों है, मसूर है, ये पूछी जाती है। मसूर है, अलसी है, अलसी है। और लिखना चाहें तो बता सकते हैं फसलों में, जैसे लहसुन है, सौंफ है। हालांकि इतना डीप नहीं पूछते। तो ये फसलें बच्चों कैसी हैं? धनिया लिख सकते हैं, धनिया। ठीक है। ये फसलें कैसी हैं जो मैंने रबी की फसलों के बारे में बताया? ये जो फसलें हैं मित्र, ये रबी की फसलें हैं, शीत ऋतु में बोई जाती हैं। कब बोई जाती हैं? अक्टूबर नवंबर। और काटी कब जाती हैं? तो मार्च अप्रैल में। ठीक है, मार्च, फरवरी मार्च में लगभग काट ली जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे गेहूं है, आलू है, जौ है, चना है, राई है, सरसों है, अलसी है, लहसुन, सोयाबीन, धनिया, मेथी। ये कैसी फसलें हैं? मेथी, मेथी है, गोभी है, गाजर है, चुकंदर है। ये सारी फसलें कैसी हैं? तो रबी की फसल है। ठीक है, आप लोग चाहो तो इनको नोट कर सकते हैं। तीसरे प्रकार की मेरे दोस्त जो फसलें हैं इन्हें जायद की फसलें कहा जाता है। किसकी? जायद की फसलें कहा जाता है। आप लोग याद रखना, तीसरे प्रकार की जो फसलें हैं उन्हें जायद की फसलें कहा जाता है। और जायद की फसलें ग्रीष्म फसलें का, इनको ग्रीष्म फसलें भी कहते हैं। कौन सी मित्र? ग्रीष्म फसलें भी इनको कहा जाता है। इनको ग्रीष्म फसल भी कहते हैं। मतलब ये गर्मी के टाइम में बोई जाती हैं। कब मित्र? गर्मी के टाइम में बोई जाती हैं। कब बोई जाती हैं? तो ध्यान रखना, ये मार्च में बोई जाती हैं, मार्च एट लास्ट में बोई जाती हैं। और ये मोस्टली मई जून में काट ली जाती हैं। जून तक क्या कर ली जाती है? काट ली जाती हैं फसलें। सॉरी, इनके उदाहरण की बात की जाए, ये जून है, मतलब जून नहीं है, जून।
एग्जाम्पल की बात कीजिए बच्चों इनकी, तो आप लोग याद रखिए, जैसे खीरा है, तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है, हरी सब्जी है, काशी फल है, आदि फसलों को आप इसमें शामिल कर सकते हैं बच्चों। तो ये मैंने जायद की फसलों के बारे में बताया। चाहो तो आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आप लिखेंगे मित्र, एक तरफ राज्य लिखेंगे, एक तरफ फसलें लिखेंगे, एक तरफ फसलें लिखेंगे, फसलें, डाटा लिखाता हूं आपको, फसलें, और एक तरफ राज्य लिखेंगे। भारत में कौन सा राज्य इसके उत्पादन में पहले स्थान पर है, और एक तरफ देश और लिख लेंगे, कौन सा देश है जो इस फसल के उत्पादन में पहले स्थान पर है, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले लिखिए गन्ना, सबसे पहले गन्ना। गन्ना के उत्पादन में अगर देखा जाए तो यूपी का बच्चों पहला स्थान है। किसका? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश का क्या है बच्चों? पहला स्थान है गन्ना के उत्पादन में। ठीक है, पूछा जाए और पूरे दुनिया की बात की जाए तो दुनिया में मित्र गन्ना के उत्पादन में भारत का ही पहला स्थान है। किसका? भारत का। उसके बाद चीन का स्थान आता है, चीन दूसरे स्थान पर है। आप लोग आंकड़े याद रखना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आलू के उत्पादन पर। आलू, आलू के उत्पादन पे देखा जाए उत्तर प्रदेश आपका पहले स्थान पर है। इस तरह से मैं लिख देता हूं, चलो लिख ही देता हूं, फिर आप ये कहेंगे सर कंफ्यूजन हो रहा है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। अगर देश की बात की जाए कि कौन सा देश पहले स्थान पर है आलू के, तो चीन पहले स्थान पर है बच्चों। चीन पहले स्थान पर है और भारत आलू के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। बड़ा महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद आप लिख सकते हैं तीसरे नंबर पर गेहूं के उत्पादन में। गेहूं के उत्पादन में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। किसका? उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। अगर बात की जाए कि पूरी दुनिया में किसके गेहूं के उत्पादन में कौन सा देश पहले स्थान पर है, तो बताइए चीन पहले स्थान पर है और भारत है वो दूसरे स्थान पर है। चीन पहले स्थान पर है, भारत दूसरे स्थान पर है। ये सारे डाटा पूछे जाते हैं। अच्छा, जौ के उत्पादन में, जौ के उत्पादन में देखा जाए उत्तर प्रदेश है वो पहले स्थान पर है। मैं ऐसे ही मतलब उत्तर प्रदेश को पहले स्थान पर नहीं कह रहा हूं, वास्तव में के पहले स्थान पर है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूं इसलिए आपको ऐसा लग रहा हो कि सब अपने उत्तर प्रदेश को आगे दिखाने के लिए ये सर ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, ये बात सत्य है कि ये मैं डाटा लिखा रहा हूं वो 100% सही है बच्चों। ठीक है, जौ के उत्पादन में उत्तर प्रदेश है वो पहले स्थान पर है। ठीक है, उसके बाद देखो जिस देश की जरूरत होगी जो एग्जाम पूछा जाता है उसको लिखाएंगे ना। राज्य तो आपको मैं निश्चित लिखाऊंगा मैं। ठीक है, उसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा आगे चावल के उत्पादन में। चावल के उत्पादन में देखा जाए तो चावल के उत्पादन में बच्चों जो वेस्ट बंगाल है, जिसे हम लोग पश्चिमी बंगाल कहते हैं, क्या कहते हैं? पश्चिमी बंगाल कहते हैं, यह पहले स्थान पर है। और विश्व में बात की जाए तो चीन पहले स्थान पर है चावल के उत्पादन में और भारत है मित्र अपना दूसरे स्थान पर है। भाई नोट करते जाइए आप मेरे साथ इस तरीके से। उसके बाद सरसों के स्थान पर देखते हैं, 6वें नंबर पर सरसों है। सरसों, सरसों के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, तो ध्यान रखना राजस्थान पहले स्थान पर है। एक समय था जो मध्य प्रदेश पहले स्थान पर हुआ करता था, लेकिन अब राजस्थान पहले स्थान पर है, चीन इसमें पहले स्थान पर है और भारत अपना दूसरे स्थान पर है। ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर आगे बताने का प्रयास करता हूं। आप इसी तरीके से फिर लिख लें। अब लिखें कपास।
थोड़ा ऊपर लिखते हैं ताकि कपास, कपास के उत्पादन में ये फसल लिख देता हूं ऊपर में, फसल, और इधर राज्य, और इधर देश। ठीक है, अब तो समझ में आ चुका, आ जाएगा बच्चों, अब तो आपको समझ में आना चाहिए ना। ठीक है, ध्यान दीजिए, कपास, कपास के उत्पादन में है मित्र गुजरात है वो पहले स्थान पर है। कभी बच्चों गुजरात हो जाता है, कभी महाराष्ट्र हो जाता है, लेकिन अधिकांश गुजरात राज्य ही पहले स्थान पर रहता है कपास के उत्पादन में। ठीक है, महाराष्ट्र वो दूसरे नंबर पर आ जाता है। और कपास की बात की जाए तो कपास के उत्पादन में मित्र भारत है वो पूरी दुनिया में पहले स्थान पर है, और चाइना है वो दूसरे स्थान पर है। ठीक है, चाइना है वो दूसरे स्थान पर है। उसके बाद हम लोग चलते हैं चाय की तरफ। चाय के मामले में देखा जाए तो जो असम राज्य है, असम राज्य है वो पहले स्थान पर है मेरे भाई, और जो चीन है वो पहले स्थान पर है, ध्यान रखना, चीन है वो पहले स्थान पर है। अच्छा, तंबाकू के मामले में देखा जाए, तंबाकू के मामले में, तंबाकू में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, तो ध्यान रखिएगा तंबाकू के मामले में आंध्र प्रदेश, ये पूछा गया है, आंध्र प्रदेश है वो पहले स्थान पर है, आप लोग याद रखना। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो तंबाकू का प्रोडक्शन होता है वो चीन में होता है मेरे भाई, चीन में सबसे ज्यादा होता है, आप लोग याद रखिए। उसके बाद तंबाकू के बाद आप लोग याद रखो कॉफी, कॉफी के उत्पादन में पूछा जाता है, कॉफी के उत्पादन में कौन सा जो राज्य पहले स्थान पर है, तो ये बच्चों कर्नाटक है। कौन सा? कर्नाटक। और देश की बात की जाए तो ब्राजील है। कौन सा? ब्राजील। अच्छा, ब्राजील का एक बंदरगाह है सेंटोस बंदरगाह, ब्राजील का एक बंदरगाह है सेंटोस बंदरगाह है, उसे कॉफी बंदरगाह के नाम से जानते हैं बच्चों। वहां से सेंटोस बंदरगाह से दुनिया में कॉफी का निर्यात किया जाता है, इसलिए उस सेंटोस बंदरगाह है जो ब्राजील का बंदरगाह, उसे कॉफी बंदरगाह के नाम से उसे जाना जाता है बच्चों, आप लोग याद रख सकते हो अपनी नॉलेज के लिए। रबड़ के मामले में देखा जाए कि रबड़ के मामले में कौन सा जो राज्य है वो पहले स्थान पर है, तो आप बताइए केरल पहले स्थान पर है। और दुनिया में बात की जाए तो थाईलैंड है बच्चों, जिसे हम लोग सफेद हाथियों की भूमि कहते हैं, थाईलैंड है वो पहले स्थान पर है। उसके बाद नारियल, नारियल के उत्पादन में देखा जाए तो कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, तो केरल राज्य है बच्चों। कौन सा? केरल, क्योंकि तटीय क्षेत्र, तटीय जो समुद्र तटीय राज्य होते हैं वहां पर ये सबसे ज्यादा होता है नारियल। ठीक है, और नारियल के मामले में देखा जाए तो इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया सबसे ज्यादा नारियल का प्रोडक्शन करता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं इलायची, इलायची की ओर चलते हैं। इलायची, इलायची के उत्पादन में अगर देखा जाए कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, तो वही केरल है। कौन सा? केरल। और दुनिया में सबसे ज्यादा कहां पर होती है, तो इलायची तो अक्सर पूछा नहीं गया है, इतना जरूरी भी नहीं है, लेकिन राज्य आप लोग याद रखना। ठीक है, उसके बाद केसर की ओर चलते हैं। केसर, केसर तो सब लोग जानते होंगे ना, केसर विमल तंबाकू में भी आती है, सुनने के लिए आता है, हालांकि मैं तो यूज नहीं करता हूं, मुझे जानकारी है। केसर, केसर के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, तो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। और विश्व में सबसे ज्यादा कहां पर होती है, तो ध्यान रखना ईरान में होती है। ये कहां पर? ईरान में। पहले इसका जो पहले अफगानिस्तान में हुआ करती थी, लेकिन अब ईरान पहले नंबर पर आ गया है बच्चों। आप चाहो तो इनका सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे जरा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद लिखेंगे मक्का, मक्का के उत्पादन में कौन सा जो राज्य है वो पहले स्थान पर है। ठीक है, तो आप बताइए मक्का के उत्पादन में कर्नाटक राज्य है। कौन सा? कर्नाटक राज्य पहले स्थान पर है। अगर देश पूछा जाए तो यहां पर आप लिखेंगे अमेरिका।
कौन सा? अमेरिका पहले स्थान पर है, आप लोग याद रखना, ठीक है। तो उसके बाद मूंगफली लिखिए। मूंगफली के उत्पादन में कौन सा जो राज्य है वो पहले स्थान पर है? तो गुजरात आप लगाएंगे। कौन सा? गुजरात। और दुनिया में सबसे ज्यादा मूंगफली कहां पर होती है? तो बताइए। चाइना में होती है बच्चों। कहां पर? चीन में होती है। भारत दूसरे नंबर पर है इस मामले में बच्चों, जहां आप लोग याद रखना। उसके बाद बाजरा है। बाजरा। बाजरा के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो राजस्थान। कौन सा? राजस्थान बच्चों पहले स्थान पर है। आप लोग याद रखना, ये सही नहीं लिखा है मुझे लगता है, राज्यपाल क्या लिख गया है? राजस्थान। राजस्थान पहले स्थान पर है और दुनिया में इतना जरूरत नहीं है। आगे ध्यान दीजिए। अगला है ज्वार। ज्वार के उत्पादन में पूछा गया है, ज्वार के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो ज्वार के बारे में बताइए। महाराष्ट्र राज्य पहले स्थान पर है बच्चों। कौन सा? आपका महाराष्ट्र राज्य है वो पहले स्थान पर है मित्र। तो कौन सा राज्य, कौन सा देश पहले स्थान पर है फसलों के उत्पादन में, इनके बारे में बेहतर तरीके से मैंने बताने का प्रयास किया। एक से दो बार आप रिवीजन कर लेंगे तो मैं जानता हूं आप याद कर सकते हो और एग्जाम में बेहतर कर सकते हो। हाँ, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उनको आप लोग याद रखिए। जैसे अगर पूछा जाए, भारत है अपना अपना देश भारत पूरी दुनिया में मतलब विश्व में दलहन, दलहन जानते हैं? दलहन मतलब दालें। दलहन का मतलब क्या होता है? दालें। चाहे आपकी अरहर की दाल हुई, मूंग की दाल हुई, उर्द की दाल हुई, मसूर की दाल हुई, कोई दाल हुई। तो भारत विश्व में दलहन उत्पादन और उपभोग, वन सेकंड, सेंटेंस सही नहीं बन पा रहा है, बात तो सही है। दलहन उत्पादन में पहले स्थान पर है, पहले स्थान पर है, लेकिन उपभोक्ता के रूप में, उपभोक्ता के रूप में भी पहले स्थान पर है, पहले स्थान पर है। बात समझे? मतलब भारत दालों के उत्पादन में पहले स्थान पर है, लेकिन जितनी भारत में दालें उत्पादन होती हैं उतनी खा लेता है वो भारत। भारत की जो पॉपुलेशन है वो उतनी दालें खा लेती है। अर्थात भारत उत्पादन में भी दालों के पहले स्थान पर है और उपभोक्ता के मामले में भारत पहले स्थान पर है बच्चों। ये दोनों बातें मैंने आपको लोगों को लिखा दी, आप चाहो तो इनको नोट कर सकते हैं। देखिए अब मैं आपको बताऊंगा जो कृषि से संबंधित प्रमुख क्रांतियां हैं, जो कृषि से संबंधित प्रमुख क्रांतियां हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, चाहे विश्व में हरित क्रांति की संबंध ले लीजिए या भारत में हरित क्रांति संबंधी ले लीजिए। यहां से क्वेश्चन हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं मित्र, तो बने रहिएगा। आपको बताता हूं, आप लोग लिख सकते हो कृषि से संबंधित क्रांतियां, कृषि से संबंधित क्रांतियां। क्रांतियां, क्रांति का मतलब मित्र जानते हैं? क्रांति का मतलब होता है चेंज, बदलाव। क्रांति का मतलब क्या होता है? बदलाव, चाहे पॉजिटिव कंडीशन में हो या नेगेटिव कंडीशन में, ठीक है। हालांकि वो 1857 वाली क्रांति नहीं, कृषि के क्षेत्र में एक निरंतर परिवर्तन होना, एक परिवर्तन हो जाना क्रांति कहलाता है, कृषि क्रांति कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे हरित क्रांति बच्चों। कौन सा? हरित क्रांति लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखिए हरित क्रांति। हम लोग हरित क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। पहली बात, इसकी शुरुआत कब हुई हरित क्रांति की? तो आप बताएंगे 1967 से लेकर के 69 के मध्य शुरू हुई थी। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये बताएं हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो ध्यान रखना, हरित क्रांति की शुरुआत किसी भी पंचवर्षीय योजना में नहीं हुई थी।
उस समय जो रोलिंग प्लान था वह चल रहा था। ठीक है, पूछा जाए क्या योजना अवकाश चल रहा था, कब क्या चल रहा था, योजना अवकाश, योजना अवकाश। योजना अवकाश कब से कब तक था, तो 1967 से लेकर के 69 तक था बच्चों। इस समय हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। अच्छा, विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? अगर देखा जाए विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत का आरंभ कहां से हुआ था बच्चों, बता सकते हैं आप लोग? भारत में हरित क्रांति का विश्व में आरंभ कहां से हुआ था? तो ध्यान रखना, अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे, अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे नॉन वॉरलॉग। उनका जो रिसर्च सेंटर था कृषि संबंधित वो मैक्सिको में था। तो मैक्सिको से ही विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत हुई है। कहां से मित्र? मैक्सिको से। विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत, 1 सेकंड, सेंटेंस गलत क्यों लिख रहा भाई आजकल। विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत, हरित क्रांति का आरंभ कहां से हुआ था बच्चों? तो मैक्सिको से हुआ था। कहां से हुआ था? मैक्सिको से हुआ था, आप लोग याद रखना। और विश्व में हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? फादर किसे कहा जाता है? फादर, पिता किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना, विश्व में हरित क्रांति का जो पिता है मित्र वो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। किसको? नॉर्मन बोरलॉग को, वॉरलॉग को कहा जाता है। और नॉर्मन बोरलॉग कहां के थे? तो बच्चों ये ध्यान रखना, ये यूएसए के थे। ये बात भी पूछी गई है, ठीक है, ये बात भी पूछी गई है। ये कहां के थे? तो बताइएगा कि यह अमेरिका के थे। कौन? नॉर्मन बोरलॉग बच्चों। अच्छा, जो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? कोई भाई बता सकता है कि हरित क्रांति जो शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? उसको सबसे पहले कौन अपनी जुबान पे लेकर के आया था? कोई बता सकता है? नहीं बता सकते तो बताता हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं, आपका भाई आपके साथ खड़ा हुआ है, टेंशन न लें। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो विलियम गॉड ने किया था भाई। किसने? विलियम गॉड ने किया था। किसने किया था? विलियम गॉड ने मेरे भाई। किसने किया था? विलियम गॉड ने किया था। आप लोग याद रखोगे भाई, मैं जानता हूं इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अच्छा, जो नॉर्मन बोरलॉग थे इन्होंने कौन सी फसल पर सबसे अधिक बल दिया था जिससे फसलों के उत्पादन में एक क्रांति आ गई थी? तो ध्यान रखना, गेहूं और चावल। इन्होंने, जो नॉर्मन बोरलॉग थे ने, नॉर्मन बोरलॉग ने गेहूं और चावल की नई प्रजाति को जेनेटिक्स के आधार पर उसे खोजा था। हालांकि गेहूं और चावल पहले से थे, इन्होंने क्या किया, इस जो गेहूं की उस सब प्रजाति हुआ करती थी उसमें कुछ जेनेटिक्स परिवर्तन किए और एक नई प्रजाति गेहूं की बनाई। एक नई प्रजाति गेहूं की बनाई। इस प्रजाति का कभी कभी बच्चों नाम पूछा जाता है, आप लोग याद रखना। क्या नाम पूछा जाता है? उसका नाम क्या था? तो बता सकते हैं HYV। HYV हो सकता है कभी कभी फुल फॉर्म पूछी जाए, तो बताइए हाई वेल्डिंग वैरायटी। क्या इसकी फुल फॉर्म होती है? हाई वेल्डिंग वैरायटी। ये बच्चों इसकी फुल फॉर्म होती है। ये पूछा गया है कि नॉर्मन बोरलॉग ने जिस गेहूं की प्रजाति की खोज की थी
मतलब जेनेटिक्स की खोज की थी, HYV की, उसकी फुल फॉर्म क्या है? तो बताइए कि इसकी फुल फॉर्म होती है हाई वैरायटी वैरायटी, अर्थात इसका मतलब होता है उन्नत किस्म के बीज, उन्नत किस्म के बीज। बच्चों ये इसकी हिंदी रूपांतरण होता है। एक बात और आपको बड़ा महत्वपूर्ण बताऊं, शायद आपको संज्ञान में नहीं होगा, अगर जानते होंगे तो अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि नॉर्मन बोरलॉग को कब और किसके क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो बहुत से लोग तो यही सोचते होंगे उन्होंने कृषि का मतलब कृषि का मतलब हरित क्रांति का इन्हें जनक कहा जाता है, हरित क्रांति का इन्हें जनक कहा जाता है, तो हो सकता है कृषि के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया हो। लेकिन आप जानते हैं कृषि का जो नोबेल पुरस्कार है वह केवल 6 क्षेत्रों में दिया जाता था। हालांकि जब शुरू हुआ था तो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। 1967 में से एक क्षेत्र और बढ़ा दिया गया इकोनॉमिक्स का, उससे पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन जो 5 क्षेत्र थे उसमें कृषि शामिल नहीं था। अच्छा, वर्तमान समय में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। आप 6 से जो एरिया हैं उनका मुझे नाम कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं आपकी कमेंट सेक्शन का वेट करूंगा। जो नॉर्मन वॉरलॉग थे इनको कब पुरस्कार दिया गया था, कब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ध्यान रखना, इनको मित्र वर्ष 1970 में, कब? 1970 में शांति के लिए, किसके लिए? शांति के क्षेत्र में क्या दिया गया था? तो नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये डेट भी पूछी जाती है कि कब दिया गया था और किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी बच्चों पूछा जाता है, यह भी पूछा जाता है। आप लोग याद रखोगे बच्चे। विलियम गॉड प्रथम वो व्यक्ति अमेरिकी था जिसने हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, जो अमेरिका के थे। इनका जो रिसर्च सेंटर था वो मैक्सिको में। इतनी बातें तो मैं जानता हूं समझ में आ चुकी होंगी, चाहो तो आप इन सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। भारत के संदर्भ में हरित क्रांति, भारत के संदर्भ में हरित क्रांति, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, भारत के संदर्भ में हरित क्रांति। अच्छा, भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी बता सकते हैं आप लोग? तो भारत में जो हरित क्रांति शुरू हुई थी मैं बता चुका हूं, हालांकि 1967 से लेकर के 69 में, और उस समय योजना अवकाश चल रहा था, उसमें कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चल रही थी। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है? इस बात को भी आप लोग बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर कहा जाए कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, पिता किसे कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे? MS स्वामीनाथन को। किसको मित्र? MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है बच्चों, ठीक है? क्या कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अच्छा, हरित क्रांति जो शुरू हुई थी उससे पहले जब देश अपना स्वतंत्र हुआ था उस समय भारत की कंडीशन बहुत खराब थी। हम लोग अपने खाद्यान्न फसलों के लिए, विशेष तौर से गेहूं के फसलों के लिए मोस्टली अन्य देशों पर निर्भर रहते थे, विशेष तौर से अमेरिका पर। और अमेरिका उस समय ऐसा कमीन प्रवृत्ति की उसकी पॉलिसी थी, मुझे नहीं कहना चाहिए कि भारत को, हालांकि वह विश्व की नज़र की दृष्टि से, मतलब विश्व में अपनी नाम बढ़ाने के लिए वह गेहूं तो देता था,
लेकिन वो इतना नहीं देता था जिससे भारत की पॉपुलेशन को 2 वक्त की ठीक तरीके से खाना मिल सके। और जो गेहूं को जो देता भी था उनमें से अधिकांशतः सड़ा गला देता था। इस समय इन सब चीज़ों को भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, राजनीतिक पदाधिकारी थे, वो सभी देख रहे थे। और उनमें एक पदाधिकारियों में एक नाम आता है एम एस स्वामीनाथन का बच्चों। हालांकि हरित क्रांति से पहले भारत सरकार ने एक 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 प्रोग्राम चलाया था। क्या चलाया था? प्रोग्राम। ये प्रोग्राम पूछा जाता बच्चों कि भारत सरकार द्वारा ये प्रोग्राम कब शुरू किया गया था। उसका नाम क्या था? गहन कृषि, गहन कृषि, ये पूछा गया है, गहन कृषि जिला प्रोग्राम, जिला प्रोग्राम, प्रोग्राम मतलब कार्यक्रम, गहन कृषि जिला प्रोग्राम। ये कब शुरू किया गया था? तो ध्यान रखना, ये 1960 और 61 में शुरू किया गया था। ये फैक्ट पूछा जाता है कि सरकार द्वारा कृषि को आगे बढ़, कृषि में पदोन्नति के लिए, कृषि में के युग में जो फसलें हैं उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए गहन कृषि जिला प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? तो बताइए 1960 में, 1960 अथवा 61 में शुरू किया गया था बच्चों। ठीक है। इसके तहत 7 जिलों को सेलेक्ट किया गया था। कितने? 7 जिलों को सेलेक्ट किया गया था। उत्तर प्रदेश में उस समय अलीगढ़ जिला जो है उत्तर प्रदेश का, उसको सेलेक्ट किया गया था। वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ पर फसलों के उत्पादन में नई नई प्रजाति की जो किस्म होती थी बीजों की, उससे डाल करके प्रोडक्शन को बढ़ावा देने की, मतलब उनकी वृद्धि के लिए देखा गया कि ये यहाँ पर काम करेगी कि नहीं करेगी। ठीक है। तो गहन कृषि जिला प्रोग्राम उस समय शुरू किया गया था बच्चों। हालांकि औपचारिक रूप से जो हरित क्रांति है वो 1967 से लेकर शुरू हुई थी। अच्छा, जो हरित क्रांति है, कौन सी मित्र? हरित क्रांति। बड़ा अच्छा फैक्ट है, हरित क्रांति भारत में सबसे पहले किस स्थान से शुरू की गई थी? भारत में सबसे पहले किस स्थान से शुरू की गई थी? तो भारत में सबसे पहले, भारत में पंजाब से आरंभ हुई थी। कहां से? पंजाब से आरंभ हुई थी। आप लोग याद रखोगे, पंजाब राज्य से आरंभ हुई थी, आप लोग याद रखना। हालांकि इसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ योगदान रहा था, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, जब भारत में ये फसलें, ये जो हरित क्रांति भारत में आई थी, इससे गेहूं के उत्पादन में निरंतर वृद्धि होती गई बच्चों। क्या होती गई? वृद्धि होती गई। तो कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है कि हरित क्रांति से भारत में क्या क्या लाभ हुए, क्या क्या लाभ हुए। कभी कभी ये सेंटेंस के रूप में सही नहीं, सही मतलब ट्रू एंड फॉल्स के रूप में ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए कि हरित क्रांति के लाभ। आप लोग हेडिंग बना लीजिए, हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति के लाभ। भारत में हरित क्रांति के लाभ। क्या क्या लाभ हुए हरित क्रांति के? तो सबसे पहले आपने देखा, मैंने आपको बताया था कि इससे मित्र गेहूं, चावल, गेहूं चावल के उत्पादन में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। उत्पादन में क्या हुई? वृद्धि हुई। ये पूछा जा सकता है, इससे क्या हुआ? गेहूं चावल के उत्पादन बच्चों क्या हो गई? वृद्धि हो गई। और उन्नत उन्नत किस्म के बीज का लोग प्रयोग करना शुरू कर दिया। जो उन्नत किस्म के जो बीज होते थे ना, उन्नत किस्म के बीज, उनका लोगों ने प्रयोग करना क्या कर दिया? आरंभ कर दिया। बीजों का प्रयोग, जिससे क्या हुआ? जब उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग हुआ तो खाद्यान्न में की मात्रा में वृद्धि होने लगी। ठीक है, आप लोग याद रख सकते हो। उसके बाद उर्वरकों का प्रयोग, किसका? उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग, ये हरित क्रांति की देन है। और जरा ध्यान देंगे
ये सारे फैक्ट आप लोग जानते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। कृषि में कृषि यंत्रों का प्रयोग, कृषि यंत्रों का प्रयोग जैसे ट्रैक्टर हुआ, कल्टीवेटर हुए, ये सारे जितने भी कृषि यंत्र होते हैं उनका प्रयोग कर होना क्या हो गया, शुरू हो गया। उसके बाद देखा जाए तो जो आपकी सिंचाई परियोजना, कौन सी सिंचाई परियोजना, अनेक प्रकार के सरकारी ट्यूबवेल लगने लगे, तो सिंचाई परियोजना का आरंभ, सिंचाई परियोजना का बच्चों क्या हो गया, आरंभ हुआ। और उसके साथ साथ लोगों ने क्या किया कि एक फसल के साथ साथ, उसी फसल के साथ साथ कोई दूसरी फसलों को लगाना, उत्पादन करना भी शुरू कर दिया। ठीक है, आज भी आप लोगों ने देखा होगा कि एक फसल के साथ साथ लोग दूसरी फसल को उनकी मेड़ों पर लगा देते हैं। ठीक है, जैसे गेहूं के लोग खेती करते हैं, तो गेहूं की जो फसलें होती, क्यारियां होती हैं, उन पर या तो लोग मूली गाड़ देते हैं या फिर सरसों गाड़ देते हैं, सरसों के बीज लगा देते हैं, जिससे क्या वो क्यारियां स्पष्ट होने लगती हैं और एक साथ दो फसलें हो जाती हैं। तो बहुफसल क्रांति कार्यक्रम, कौन सा बहुफसल क्रांति कार्यक्रम शुरू हुआ, क्रम शुरू हुआ बच्चों। ये इसके, और आप देख सकते हैं एफसीआई की स्थापना हुई उस समय, शायद 65 में हुई थी, एफसीआई की स्थापना हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों ये मतलब भारत में हरित क्रांति से क्या हो गए, ये लाभ शुरू हो गए। हालांकि इसकी कुछ हानियां भी हैं, जैसे क्षेत्रीय असंतुलन। हानियों में देखा जाए तो देखा जाता है क्षेत्रीय असंतुलन उत्पन्न हो गया। क्षेत्रीय असंतुलन कैसा कि जो हरित क्रांति का जो प्रभाव है वो उत्तर भारत में अधिकतर देखा गया, लेकिन जो साउथ इंडिया था वो इससे पूरी तरह से अछूत रहा। कैसा रहा, अछूत रहा। वहां पर क्योंकि वहां की जो जमीन थी वह कैसी थी, वो मोस्टली पहाड़ी थी, पर्वतों वाली थी, इसलिए वहां पर यह फॉर्मूला काम नहीं कर पाया। ये क्षेत्रीय मतलब असमानता पैदा हो गई बच्चों। तो ये मैंने आपको कृषि से संबंधित कुछ, मतलब एक ही आपको हरित क्रांति के बारे में बताया है। आगे मैं आपको कृषि से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं उन सब के बारे में बेहतर बताने का प्रयास करूंगा। बस आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि सेशन पे बने रहिएगा और इस सेशन को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, ये मेरी गुजारिश है। इसी तरीके से सेशन प्राप्त करने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों शेयर करें। फिर आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।